माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी के पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट के एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने क्लास 7 साइंस के PT1 क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा है तो इस क्वेश्चन पेपर की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट KVS PT1 क्वेश्चन पेपर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी जल्द ही प्लेलिस्ट KVS PT1 क्वेश्चन पेपर में अपलोड कर दी जाएंगी। चलिए क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। हर साल हम 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाएं, उसके प्रति लोगों को संवेदनशील बनाएं ताकि लोग पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सकारात्मक कदम उठा सकें। पर्यावरण के प्रति हम जितना संवेदनशील होंगे, हमारा जीवन भी उतना ही सहज और सुखी होगा। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 1972 में की गई थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को आयोजित किया गया। सन 1987 में इसके केंद्र को बदलते रहने का सुझाव सामने आया और उसके बाद से ही इसके आयोजन के लिए अलग अलग देशों को चुना जाता है। चलिए अब इसमें पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पहली लाइन में देखिए, हर साल हम 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाएं, उसके प्रति लोगों को संवेदनशील बनाएं ताकि लोग पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सकारात्मक कदम उठा सकें। तीसरा प्रश्न है, पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? यहाँ पर देखिए, पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को आयोजित किया गया या मनाया गया। चौथा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस संस्था ने की? विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई। चाहे तो आप यहाँ पर उसका सन भी लिख सकते हैं। अपठित गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, 5वां प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन स्थल बदलते रहने का सुझाव कब आया? यहाँ पर आप लिखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन स्थल बदलते रहने का सुझाव सन 1987 में आया। प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न है, निम्न पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता का एक अंश दिया गया है जिसे आपको पढ़ना है और उसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए कविता को पढ़ते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, नीड़ न दो चाहे टहनी का आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पद्यांश का पहला प्रश्न पूछा गया है, कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि का नाम है शिवमंगल सुमन और कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस तरह से उत्तर आप लिखेंगे। कविता का नाम हम पंछी उन्मुक्त गगन के और कवि का नाम शिवमंगल सिंह सुमन है। दूसरा प्रश्न है, पक्षियों के क्या अरमान थे? कविता में देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। उत्तर हो जाएगा, पक्षियों के अरमान ये हैं कि वे खुले नीली आसमान में उड़ना चाहते हैं। वह सूरज के किरण की तरह अपनी चोंच से अनार के दाने चुगना चाहते हैं। आप चाहें तो इन दोनों लाइनों का अर्थ भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, या तंती सांसों की डोरी का क्या अर्थ है? या तंती सांसों की डोरी का अर्थ है सांसें तेज तेज चलना या उखड़ जाना। चौथा प्रश्न है, पक्षी किस चीज़ में विघ्न नहीं चाहते यानी रुकावट नहीं चाहते? वो अपनी उड़ान में रुकावट नहीं चाहते, वो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, नीड़ न दो चाहे टहनी का आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। उत्तर हो जाएगा, पक्षी अपनी आकुल उड़ान में विघ्न नहीं चाहते हैं। गद्यांश का अंतिम और 5वां प्रश्न है, क्षितिज शब्द का क्या अर्थ है? जहाँ पर आकाश और पृथ्वी काल्पनिक रूप से आपस में मिलती हुई दिखाई देती है उसे क्षितिज कहते हैं।
उत्तर में आप लिख सकते हैं उस आभासी रेखा को क्षितिज कहते हैं जो बहुत दूरी पर आकाश और धरती को जोड़ती हुई नजर आती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, यानी पठित गद्यांश है। चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ? कोई आता न हो। ज़रा हट कर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। गद्यांश का पहला प्रश्न है, पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम है मिठाई वाला और लेखक का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस तरह से उत्तर हो जाएगा, पाठ का नाम मिठाई वाला और लेखक का नाम भगवती प्रसाद वाजपेयी। दूसरा प्रश्न है, गद्य में किस मौसम का वर्णन हुआ है? पहली लाइन में देखिए, सर्दी के दिन थे, इसलिए उत्तर है गद्यांश में सर्दी के मौसम का वर्णन किया गया है। यहाँ पर किया गया है होगा। तीसरा प्रश्न है, मिठाई वाले को रोहिणी ने किस कारण पहचान लिया? यहाँ पर देखिए, रोहिणी के लिए लिखा गया है, मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। रोहिणी मिठाई वाले के स्वर को या आवाज़ को पहचानती थी। उत्तर हो जाएगा, रोहिणी को मिठाई वाले की आवाज़ चिर परिचित लगी। उसने मिठाई वाले को उसके स्वर से पहचाना। चौथा प्रश्न है, मिठाई वाले को ठहराने के लिए रोहिणी ने किससे कहा? यानी मिठाई वाले को रोकने के लिए रोहिणी ने किससे कहा? यहाँ पर देखिए, उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। इस तरह से उत्तर हो जाएगा, मिठाई वालों को ठहराने के लिए रोहिणी ने दादी को कहा। गद्यांश का अंतिम प्रश्न है 5, आजानुलंबित केश राशि का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होता है घुटनों तक लंबे बाल। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखे। यहाँ पर प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, नदियाँ हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियाँ लोगों के लिए माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी पेड़ पौधों आदि के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है। प्रश्न नंबर 2 है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? उत्तर है, लाल ताऊ अन्य पात्रों से भिन्न है क्योंकि वह एक ऐसा पात्र है जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता है। अकेले रहने पर भजन गुनगुनाते रहना उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से भिन्न था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थी। तीसरा प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर हो जाएगा, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते थे, यानी खुश हो जाते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। चौथा प्रश्न है, हिमालय की बेटियां में लेखक ने किन किन चीज़ों की प्रशंसा की है? लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, बर्फीली चोटियों, वहां पर पाए जाने वाले वृक्षों, विशाल मैदानों, सागर तथा अद्भुत हिमालय आदि की प्रशंसा की है। प्रश्न नंबर 4 का अंतिम प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, पहली कठपुतली की बात अन्य सभी कठपुतलियों को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि पहली कठपुतली की तरह वो भी धागों के बंधन से स्वतंत्र होना चाहती थी। उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होना था और अपनी इच्छा के अनुसार चलना था। वे भी दूसरों के इशारों पर गुलामी की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। प्रश्न नंबर 5 में बाल महाभारत से प्रश्न पूछे गए हैं। बाल महाभारत के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है, केवट राज ने राजा शांतनु के सामने क्या शर्त रखी? उत्तर है, केवट राज ने राजा शांतनु के सामने ये शर्त रखी कि शांतनु के बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन सत्यवती के पुत्र को मिले।
दूसरा प्रश्न है, दुर्योधन ने लाख का घर किस उद्देश्य से बनाया था? दुर्योधन का उद्देश्य था पांडवों को मारना। उत्तर हो जाएगा, दुर्योधन ने लाख का घर पांडवों के विरुद्ध एक के तहत उनके ठहरने के लिए बनवाया था। इसे लाख से निर्मित किया गया था ताकि पांडव जब इस घर में रहने आए तो चुपके से इसमें आग लगाकर उन्हें मारा जा सके। प्रश्न 5 और प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा? उत्तर है, देवव्रत अपने पिता की खुशी के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं कि महाराज शांतनु और माता सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी बनेगा और वे खुद आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, अपना परिवार कभी नहीं निर्मित करेंगे। इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही उनके पिता ने उन्हें भीष्म नाम दिया। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।